जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आइए इन नदियों को मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमने मैप बनाया है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपने हाथों से इन मैपों को बनाइए, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और आप नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो तीन ओर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों को भारत में दो भागों में बांटा है। एक है अरब सागर, दूसरी है बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं एक नदी आती है, लूनी नदी। ये लूनी नदी दोस्तों अरावली श्रेणी से निकलती है और राजस्थान होते हुए गुजरात में आती है। फिर उसके बाद एक नदी आती है साबरमती नदी। ये साबरमती नदी वही है जो गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी पर बना है। और साबरमती नदी की लंबाई दोस्तों 300 किलोमीटर है। फिर उसके बाद एक नदी आती है माही नदी। दोस्तों, ये माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और तीन राज्यों से होते हुए बहती है। तीन राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, फिर ये ऊपर की ओर जाती है राजस्थान, फिर ये गुजरात में चली जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये जो आप डैश डैश लाइन देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा है, क्योंकि भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दो बार काट रही है। एक बार दोस्तों ये मध्य प्रदेश से ऊपर जाते हुए काटती है, फिर ये राजस्थान से नीचे आती है, तब ये काटती है। तो दो बार काट रही है। फिर उसके बाद एक नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि ये अमरकंटक दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और ये नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर होने के कारण ये दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक नदी है तापी नदी। ये तापी नदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और तीन राज्यों से होकर बहती है। तीन राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में चली जाती है। और दोस्तों तापी नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली पहली सबसे बड़ी नदी दोस्तों नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी नदी है, जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये सभी नदियाँ दोस्तों गुजरात के तट पर आकर मिलकर कहाँ चली जाती हैं? अरब सागर में। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों इधर आप जाएंगे गोवा की तरफ। तो गोवा की तरफ कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे मांडवी नदी और जुआरी नदी। ये दोनों नदियाँ गोवा के तट पर आकर अरब सागर में गिर जाती हैं। फिर दोस्तों गोवा के नीचे कर्नाटक है। कर्नाटक से एक नदी आती है साबरमती नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक के आप नीचे जाएंगे तो केरल राज्य पड़ता है। केरल से कुछ नदियाँ हैं, जैसे भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। ये नदियाँ दोस्तों केरल के तट पर आती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं।
यहाँ आपको नोट करना है कि ये जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं ना, ये बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात के तट से लेकर केरल तक ये पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक। और ये पश्चिमी घाट का जो ढाल है बहुत ही तीव्र है। इन नदियों का पानी दोस्तों बहुत ही तेजी से अरब सागर में चला जाता है। इस कारण दोस्तों ये नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ नोट करना है कि अरब सागर में गिरने वाली कोई भी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वो किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नद मुख का। क्योंकि दोस्तों इनका ढाल इतना तेज है कि इनका पानी इतनी तेजी से आता है कि जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ लाती हैं वो उन्हें रोक नहीं पाती हैं, और वो सारा मिट्टी कंकड़ जो है वो अरब सागर में चला जाता है। इसलिए ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक। अब हम लोग दोस्तों इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियाँ देखेंगे। जो ये पूर्वी घाट है, ये पूरा दोस्तों पूर्वी घाट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर की ओर एक नदी है दोस्तों, हुगली नदी। दोस्तों ये हुगली नदी वही है जो गंगा नदी है। क्योंकि दोस्तों गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहाँ पर ये दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा दोस्तों बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी गंगा की धारा जो है वो पश्चिम बंगाल में डाली जाती है। जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है तो इस गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दोस्तों ये दामोदर नदी जो है झारखंड से आती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी की लंबाई दोस्तों 541 किलोमीटर है। और आपको यहाँ नोट करना है कि ये दामोदर नदी दोस्तों वही नदी है जिस नदी पर और इसकी सहायक नदियों पर कुल जो हैं 8 बांध बनाए गए हैं। कहने का मतलब है दामोदर नदी और दामोदर की सहायक नदियों पर 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक। तो दामोदर नदी और हुगली नदी ये दोनों दोस्तों पश्चिम बंगाल के तट पर आती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक नदी आती है स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है। लेकिन दोस्तों ये झारखंड से कहाँ पर? झारखंड की राजधानी है रांची। ये रांची की राजधानी से निकलते हुए उड़ीसा के तट पर जाती है। और स्वर्ण रेखा की लंबाई दोस्तों 433 किलोमीटर है। उसके बाद एक नदी आती है बैतरणी नदी। बैतरणी के बाद एक और नदी आती है ब्राह्मणी नदी। और फिर एक नदी आती है महानदी। ये महानदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है और इसकी लंबाई दोस्तों 558 किलोमीटर है। अब आपको यहाँ नोट करना है कि स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी ये सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से आकर बहती हुए उड़ीसा के तट पर जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। दोस्तों मुहाना का मतलब होता है कि ऐसी नदियाँ जो अन्य किसी नदी, झील, जलाशय, समुद्र या महासागर में जाकर प्रवेश करती हों उन्हें मुहाना कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से आ रही हैं, लेकिन ओडिशा के तट पर जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे आगे एक नदी है गोदावरी नदी। दोस्तों ये गोदावरी नदी जो है ये नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, और नासिक पर एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर चोटी। इस त्र्यंबकेश्वर चोटी से ये गोदावरी नदी निकलती है
और इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। आपको यहाँ भी नोट करना है कि ये गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। फिर उसके बाद दोस्तों एक नदी है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। ये भी दोस्तों महाराष्ट्र से ही आती है, लेकिन महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है और इसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और दूसरी कौन सी है दोस्तों? कृष्णा, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों एक नदी आती है पेन्नार नदी। तो आप यहाँ देखेंगे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, ये तीनों नदियाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। ये तीनों नदियाँ दोस्तों अलग अलग राजस्थानों से आती हैं, अलग अलग स्थान, अलग अलग राज्यों से होकर बहती हुई आती हैं, लेकिन अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? आंध्र प्रदेश के तट पर। आंध्र प्रदेश के तट पर बनाने के बाद ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। ठीक, उसके बाद आगे आप देखेंगे एक नदी आती है पलार नदी। पलार के बाद एक नदी आती है पोइनियार। पोइनियार के बाद दोस्तों आती है कावेरी नदी। दोस्तों ये कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और इसकी लंबाई दोस्तों 805 किलोमीटर है और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद एक नदी है बेगाई नदी, जिसको दोस्तों बैगई कहते हैं या बेगाई कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक नदी है ताम्रपड़ी नदी, जो ये दक्षिण में है बिल्कुल, ताम्रपड़ी नदी। तो आप यहाँ देखेंगे पल्लार, पोइनियार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपड़ी, ये सभी नदियाँ दोस्तों अलग अलग कुछ स्थानों से आती हैं और तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। फिर तमिलनाडु के तट पर मुहाना बनाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ नोट करना है कि ये जो आपको पूर्वी घाट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूर्वी घाट है। इनका जो ढाल है वो बहुत ही मंद है। मंद होने के कारण यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों डेल्टा का निर्माण ऐसे करती हैं, जैसे मान लीजिए अब इनका ढाल कैसा है, बिल्कुल मंद है, और ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकड़ ये लेकर आती हैं और अपना सारा जो मिट्टी वगैरह होता है यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं। इकट्ठा करने के बाद ये जो पूरा मिट्टी है वो बिल्कुल मैदान की तरह बन जाता है। उसी को दोस्तों डेल्टा कहा जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।